हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। जो रदरफोर्ड ने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए और उनका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इसका पता लगाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में जानेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसका नाम था गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या उसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं या सिंपली स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि रदरफोर्ड का जो सेटअप था एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो पहला तो एक लेड शील्डेड बॉक्स था, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल पोलोनियम रख दी जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करती है। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच कंटेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इनको हीलियम 2 पॉजिटिव से भी कंपेयर किया गया हुआ है। और ये सीधे, और उसके आगे रख दिए गोल्ड फॉइल। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये इस बॉक्स में से सीधे यहाँ पे स्ट्राइक करें, तो इसके लिए इस बॉक्स में एक स्लिट छोटा सा होल बनाया गया ताकि ये सीधे गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करें। और जो गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड इज़ अ हाईली मेलिएबल मेटल। इसको बहुत पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इतनी थिन कि इससे लाइट भी पार्शली पास हो सके। गोल्ड फॉइल उसके पाथ पे रख दी और उस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक पतली सी स्क्रीन लगा दी जो कि इनर साइड से कोटेड थी जिंक सल्फाइड से। ठीक है, अब ये जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन क्यों लगाई? टू डिटेक्ट द अल्फ़ा रेज। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्ट रेज इस गोल्ड फॉइल में से पास होके आ रही हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट ऑफ thin sheet of gold by alpha particle, and for this he selected the gold element for the experiment because gold is highly malleable and beaten into thin sheets, so thin that light could pass through them partially. अब जो अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम बाय पासिंग थ्रू अ स्लिट इन द लेड शील्डेड बॉक्स, और उसके आगे क्या रख दिया? स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। क्या काम था उसका? टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स। ये आ गया रदरफोर्ड का सेटअप। नेक्स्ट, अब क्या ऑब्जर्व किया उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, नियरली 99% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सीधे ही पास करेंगे। इसका मतलब कि उनके रास्ते में कुछ भी नहीं था, खाली रास्ता मिला उनको। सॉरी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या ऑब्जर्व की? Some of the alpha particles, about 1 in 20,000, were deflected through small angles. As you can see, इस रे को देखो, वैसे सॉरी कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किए। और तीसरी उसने ऑब्जर्वेशन देखी, बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन उनमें हुई थी, बहुत ज़्यादा एंगल पे वो वापस हटे थे, या कई तो ऑलमोस्ट उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गए थे। तो these were the 3 observation which were observed by Rutherford's from his scattering experiment. क्या थी? Most of the alpha particle passed undeflected, a few particles deflected through a small angle, and very very few deflected through large angles. Clear? अब इन ऑब्जर्वेशन को देख के रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? उसने कंक्लूड किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, इससे पता लगा कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है। मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अब अल्फा पार्टिकल्स कैसे नेचर बताया था? दीज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैविंग कंसिडरेबल मास भी था उनका,
और कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय, वो सिर्फ किससे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर सेंटर में हो तभी वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। और द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिव सेंटर इन द एटम। जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई इसका मतलब क्या कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। थर्ड जो उसका ऑब्जर्वेशन थी उससे क्या कंक्लूड किया कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैक्सिमम बहुत कम जो थे वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई अल्फ़ा रेज। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि जब अल्फ़ा रेज जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली एटम के पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से स्ट्राइक करेगी, जो डायरेक्टली कोलाइड करेंगी वही लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगी। सिंस द नंबर ऑफ सच अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, तो इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मस्ट बी वेरी स्मॉल। क्लियर। नेक्स्ट अब आया ये एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन करने के बाद रदरफोर्ड ने दिया अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। तो व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? मेन पॉइंट्स जो आते हैं, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये है एटम, इसके 2 पार्ट होते हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके बाहर होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर। अब जो न्यूक्लियस है दैट इज़ वेरी स्मॉल रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन पे, और जहाँ पे एटम का मोस्ट ऑफ द मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड। उस न्यूक्लियस में एटम का मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है, और न्यूक्लियस का साइज इतना स्मॉल है कि दैट इज़ अगर हम उसको उससे एटम के रेडियस से कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। याद रखना है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, और जबकि एटम का रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम का रेडियस ज़्यादा है और इसका तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में, -15 मीटर। अब बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज एंड मास है दैट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन, और इसका मतलब ऑल द प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। अब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला उसने, उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। अब जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, positive charge of atom is due to proton and negative charge is due to electron. The number of proton and number of neutron is number of proton and number of electron. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होता है एटम में, तभी तो एटम एज अ न्यूट्रल रहता है। क्लियर। तो ये था आपका रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट इज इसकी कमियां क्या थी, What are the drawbacks of the Rutherford's model of atom? रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होता है लेकिन वो स्टेबल होता है, उस अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कोई किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन है उसमें हर टाइम, और वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, एंड और तो अपोजिटली चार्ज हैं, तो इनके बीच में क्या होगा कि बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए,
द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड वुड लूज इट्स एनर्जी, ऐसा होना चाहिए ना। और फाइनली क्या होना था, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर ऐसा होता तो एटम ने तो एग्जिस्ट ही नहीं करना था, वो अनस्टेबल होना चाहिए, तो मैटर की एग्जिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए होती। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि एटम इज़ वेरी स्टेबल। तो इन चीज़ों को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वाई एटम इज़ स्टेबल, तो ये इसके मॉडल की बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, जिसमें उसने बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS टीचिंग। थैंक यू।